जी दोस्तों, मैं हूं सोहेल मज़ारी। आसान बैंकिंग और कारोबार के इस उर्दू वीडियो चैनल में आपको खुश आमदीद। लेटर ऑफ क्रेडिट हमारा मौजू जिस पर गुफ्तगू जारी है और इस सिलसिले में हमारी आज की ये तीसरी वीडियो है। गुज़िश्ता वीडियो नंबर 43 में हमने तकरीबन 30 मिनट की एक नशिस्त रखी थी और उसका महवर बैंकों में एलसी से मुतालिक हर तरह की ट्रांजैक्शन या इंट्रियाँ या लेजर वाचर्स की पोस्टिंग से था। आज फिर हम बात करेंगे उन दस्तावेज़ात या डॉक्यूमेंट्स की जो कि एलसी से जुड़ी हुई हैं या उनका ताल्लुक एलसी की ट्रांजैक्शन से है। एक बहुत ही अहम वीडियो और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कारोबार से मुंसलिक हैं या फिर बैंकों में इस शोबे से वाबस्ता मुलाजमीन और वो स्टूडेंट्स तुलबा जो कि MBA और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स IBPA से रजिस्टर्ड हैं या फिर वो MTOs जो कि अभी हाल ही में बैंकों से मुंसलिक हुए हैं और सीखने के अमल से गुजर रहे हैं। तो चलें दोस्तों, फिर शुरुआत करते हैं आज की गुफ्तगू से। आप कुछ देर के लिए जहन में ये तसव्वुर करते हुए सोचें कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में मसलन जर्मनी की एक पार्टी से आप कुछ माल ख़रीदने जा रहे हैं तो आपका रवैया और फ़िक्र कैसी होगी। वैसे जर्मनी से अमूमन दुनिया भर के लोग जदीद मशीनरी और टेक्नोलॉजी ख़रीदते हैं। इसी तरह से बरतानिया और अमेरिका से मुख्तलिफ़ इक़साम के इंजन वगैरह जैसे कि रेलवे लोकोमोटिव्स और जापान से ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ, हाई टेक्नोलॉजी फैक्ट्रीज़, प्लांट और पुर्जे वगैरह। इन सब के अलावा पाकिस्तान और इसके हरीफ ममालिक से दुनिया के लोग गारमेंट्स, टेरी टावल्स और टेक्सटाइल या कॉटन मिडअप्स वगैरह लेते हैं। भारत मशहूर है अपनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर की वजह से, जबकि चीन रोज़मर्रा के इस्तेमाल और हर वो चीज़ बनाता है जिसकी तलब हो। यकीनन आप ये सोचेंगे कि जो कुछ ख़रीदने जा रहे हैं उसकी मिक़दार और मालियत का तयन हो जाए, पैकिंग और शिपमेंट वगैरह के शवाहिद मिल जाए तो फिर तसल्ली हो जाएगी। और यकीन जान लीजिए कि एलसी से मुंसलिक तमाम दस्तावेज़ात का महवर भी यही चंद नुकात होते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम एक फहरिस्त बना लेते हैं कि किन इक़साम के दस्तावेज़ात का हमें सामना करना है और फिर दर्जा ब दर्जा इस पर तफसीली गुफ्तगू करते चले जाएंगे। अब यहाँ हम इस बात की भी वजाहत करते चलें कि इन तमाम दस्तावेज़ात का इस्तेमाल आम तिजारत में होता है। अब अगर फ़ौजी नोयत के साजो सामान, असला, एमुनेशन या फिर तबी मकासद से नारकोटिक्स, ड्रग्स और इसी तरह से गैर मुल्की कौंसलेट और मशीनरीज और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के तहत चलने वाले प्रोग्राम्स और NGOs की तरफ से मंगवाए या भेजे जाने वाले सामान जो कि अमूमन एक कॉन्ट्रैक्ट की मार्फत से होता है, इस सब में इस्तेमाल होने वाले दस्तावेज़ात की तफसीलात शामिल नहीं हैं। तो सबसे पहले हम फिर वो लिस्ट देख लेते हैं जो हम अब गुफ्तगू में लेके आएंगे। सबसे पहले नंबर पे आएगा कमर्शियल इनवॉइस, फिर पैकिंग लिस्ट, शिपिंग बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट और उसके साथ ही फिर फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, इसी तरह से गैर मुल्की एम्बेसीज का लीगलाइज सर्टिफिकेट, क्लीननेस सर्टिफिकेट, हिलाल फूड का सर्टिफिकेट, फ़रोख्त करने वाले या एक्सपोर्टर का सर्टिफिकेट, क्वालिटी सर्टिफिकेट, फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट और बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर इसे हम ड्राफ्ट भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कमर्शियल इनवॉइस। बैनुल-अक़वामी तिजारत, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इस दस्तावेज़ की बुनियादी अहमियत है। तिजारती लेन देन का मामला एलसी से ना हो तब भी इस दस्तावेज़ की ज़रूरत लाजमी होगी। दराम कुनंदा और बराम कुनंदा के दरमियान परफॉर्मा इनवॉइस तय पा जाने के बाद दरअसल में यही पहला डॉक्यूमेंट होता है जिस पर शिपमेंट की तमाम तर तफसीलात का इंदराज होता है और इसे एक्सपोर्टर या बेनिफिशरी इंपोर्टर के हक़ में जारी करता है। ये दस्तावेज़ एक्सपोर्टर के लेटर हेड पर तैयार की जाती है और इसमें शिपमेंट से मुतालिक तमाम तर तफसीलात का इंदराज किया जाता है। अगरचा UCP 600 के ज़ाब्ता नंबर 18 के मुताबिक इस दस्तावेज़ पर एक्सपोर्टर के दस्तखत की कतई ज़रूरत नहीं, अलबत्ता अगर एक्सपोर्टर अपने दस्तखत से इस पर सनद देता है तो इसमें फिर कोई हर्ज भी नहीं। अब अगर हम कमर्शियल इनवॉइस को देखें तो फिर हमें कुछ ऐसा नज़र आता है।
सबसे पहले लेटर हेड पर एक्सपोर्टर का नाम, मोनोग्राम अगर वो रजिस्टर्ड है, और उसके साथ उसका कारोबारी एड्रेस, फ़ोन नंबर्स और ईमेल एड्रेस वगैरह वाज़े और सादा इंग्लिश ज़बान में प्रिंट या तहरीर होने चाहिए। उसके बाद कमर्शियल इनवाइस जारी करने की तारीख, और बहुत ही मुनासिब होगा कि दिन और शहर का नाम भी उसके साथ ही दर्ज कर दिया जाए, वरना फिर लेटर हेड पर एड्रेस के साथ मौजूद शहर का नाम ही फिर शुमार होगा। उसके साथ ही कंट्रोल या रेफरेंस या हवाला नंबर का होना भी ज़रूरी है। इंपोर्टर या दरामद कुनिंदा का मुकम्मल नाम और उसका कारोबारी एड्रेस, फ़ोन नंबर, जिप कोड और ईमेल एड्रेस वगैरह। उसके बाद अगले मरहले में एलसी का मुकम्मल नंबर और उसके जारी होने की तारीख। पाकिस्तान में मौजूद कवानीन के मुताबिक मकामी बैंक से जारी करदा फॉर्म ई का नंबर और उसकी जारी होने की तारीख। अगले मरहले में शिपमेंट या माल तिजारत, जिसे हम यहाँ गुड्स कहकर मुखातिब कर सकते हैं, उसकी तफसीलात का इंदराज होगा, जैसा कि टोटल मिकदार, वज़न या फिर गिनती में। अगर फ़र्ज़ कर लें सीमेंट है तो फिर टनों में, और अगर तैयार मलबूसात हैं, गारमेंट्स हैं, तो दर्जन के हिसाब से। उसके बाद उस माल की पैकिंग के हवाले से तकसीम, अगर सीमेंट है तो 50 किलोग्राम के पेपर बैग कितने हैं, और अगर तैयार मलबूसात हैं तो 50 दर्जन का एक कार्टन, तो फिर टोटल कार्टन्स। अब दोस्तों यहाँ ये भी याद रखने की बात है कि बैनुल-अक़वामी तिजारत में गुड्स या माल तिजारत हमेशा एक सिलसिलावार नंबरों से शनाख्त किया जाता है, जो कि दुनिया के कुछ ममालिक में 10 और कुछ जगहों पर 8 हिस्सों का 2 हिस्सों पर मुश्तमिल एक कोड होता है। इसे हार्मोनीज कोड कहते हैं। इस सिलसिले हम पहले ही वीडियो नंबर 14 में उसके बारे में तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं, जो कि एक निहायत ही मुफीद और अहम मालूमाती वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा एक और वीडियो नंबर 13 है, जो कि इनको टर्म्स के बारे में है। अब यहाँ उसका भी जिक्र आने वाला है। तो इस कमर्शियल इनवाइस में जिस माल तिजारत की तफसीलात का इंदराज है, उसका हार्मोनीज कोड बताना ज़रूरी होगा, वरना सबसे पहले तो कराची या फिर बिन कासिम पोर्ट पर मकामी कस्टम हुकाम ही इस शिपमेंट को रोक लेंगे, क्योंकि ये हार्मोनीज कोड हर मुल्क में वहाँ के कस्टम्स या टैक्स हुकाम जारी करते हैं, और उसके ज़रिए वो भी शिपमेंट की शनाख्त करते हैं। उसके बाद माल तिजारत के यूनिट वाइज कीमत तयशुदा करेंसी में दिखानी होगी। मसलन सीमेंट की कीमत अगर अमेरिकन डॉलर में तय है, तो फिर सीमेंट की सूरत में इकाई या यूनिट 50 किलोग्राम का बैग है, तो फिर यह बताना होगा कि एक बैग की कीमत अमेरिकी डॉलर में कितनी है। या फिर तैयार मलबूसात हैं तो फी दर्जन की कीमत और 50 दर्जन के एक कार्टन की कीमत कितनी होगी। और इस सब के बाद टोटल शिपमेंट की मालियत, यानी अगर 2 लाख सीमेंट के बैग्स हैं या फिर 10,000 तैयार मलबूसात के कार्टन्स हैं, तो उनकी टोटल मालियत कितनी है। इस सब के साथ ही बहरी जहाज़, जिसे हम वेसल भी कहते हैं, उसका नाम और रूट भी बताना होगा, और कंटेनर्स के नंबर और तादाद का भी इंदराज करना होगा, क्योंकि शिपिंग एजेंट से ये सब पहले से ही एडवांस में बुक करवा लिया जाता है और वो इसका बंदोबस्त करके कंफर्म करता है। अब अगर इस सिलसिले में मज़ीद रहनुमाई दरकार हो तो फिर हमारे वीडियो नंबर 16 और 17 ज़रूर देखें, जिसमें लॉजिस्टिक्स के बारे में तफसीली गुफ्तगू की गई है। उसके अलावा कंटेनर्स की इकसाम, उसका साइज़ और दीगर तफसीलात भी बताई गई हैं। इन सब के अलावा शिपमेंट मोड्स, या जिसे हम कैफियत भी कहते हैं, जैसा कि CIF, CNF या फिर FOB, और इन सब के बारे में भी हम पहले ही अपनी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इन सब के अलावा चंद दीगर मालूमात का भी इंदराज होता है, जिसके बारे में इंपोर्टर पहले से मुत्तला कर देता है या फिर LC में उसका हवाला दे दिया जाता है। पैकिंग लिस्ट इनवॉइस की तरह ये दस्तावेज़ भी एक्सपोर्टर के लेटर हेड पर ही तैयार की जाती है, और इस पर भी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर की तमाम तर तफसीलात का इंदराज किया जाता है। इस सब के साथ तारीख, हवाला नंबर और LC का नंबर और LC जारी होने की तारीख की। इनवॉइस में बताई गई शिपमेंट या माल तिजारत की तमाम तफसीलात बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी दिखाई जाती हैं, बस फ़र्क ये होता है कि यहाँ टोटल मालियत का इंदराज नहीं होता, मगर एक इजाफा होता है, और वो कि यूनिट वाइज शनाख्ती नंबर या अलामतें लगाई जाती हैं और उसकी तफसीलात दी जाती हैं। मसलन 2 लाख सीमेंट के बैग्स पर दर्ज शुमारियाती नंबर्स, टोटल वज़न और तादाद, उसके साथ ही सीमेंट के काबिल इस्तेमाल होने की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत वगैरह। सीमेंट के एक बैग का साइज़ फुट और इंचों में भी बताना होगा। इसी तरह से
तैयार मलबूसात के कार्टन पर शुमारियाती नंबर्स और उसकी टोटल तादाद और वजन भी। कार्टन का साइज फुट और इंचों में बताना होगा। अब यहाँ यह भी ज़रूरी होता है कि अगर एक से ज़्यादा कंटेनर्स में माल लादा जाना मकसूद है तो फिर हर कंटेनर के लिए पैकिंग लिस्ट, कंटेनर्स नंबर और कार्टन की तादाद और कार्टन के शुमारियाती नंबरों के साथ अलग-अलग तैयार करनी होगी। बिल ऑफ लेडिंग, इसे उर्फ़े आम में BL भी कहा जाता है। शिपमेंट या माल तिजारत का दर हकीकत में एक मलकियती दस्तावेज़, एक बहुत ही अहम और ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो कि हर उस शिपमेंट में ज़रूरी होगा जिसे देखकर और छू कर महसूस किया जा सकता है। बैनुल-अक़वामी तिजारत में ऐसी बहुत सी अशिया हैं जिन्हें ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ या महसूस किया जा सकता है। मसलन कुदरती गैस, जो कि तवानाई का एक बहुत बड़ा ज़रिया है और रूस तकरीबन सारे यूरोप को कुदरती गैस बैनुल-अक़वामी तिजारत के ज़ुमरे में फ़रोख्त करता है। इसी तरह से बिजली है, जैसा कि ईरान से हमारे बलूचिस्तान के एक खासे बड़े हिस्से को मुहैया की जाती है। और इस सब के अलावा IT टेक्नोलॉजी से मुंसलिक प्रोडक्ट जैसे कि सॉफ्टवेयर वगैरह। बहरहाल आम हालात में जब शिपमेंट से भरा तैयार कंटेनर शिपिंग कंपनी के मकामी एजेंट को पोर्ट पर हवाले किया जाता है तो वो इसके बदले में एक दस्तावेज़ जारी करता है जिस पर शिपमेंट की तमाम तर तफसीलात और उसके साथ ही कमर्शियल इनवॉइस की मदद से LC नंबर्स और कंटेनर्स की तादाद और उनके नंबर्स और इसमें लोडेड माल की तादाद और वज़न वगैरह सब कुछ दर्ज होता है। उसके अलावा जहाज़ का नाम और उसके सफ़र करने का रूट कोड नंबर्स में और कंटेनर्स को जहां उतारा जाना मकसूद हो, जिसे इंग्लिश में फाइनल डेस्टिनेशन कहा जाता है, उसका भी इंदराज होता है। कंटेनर्स अगर ट्रांसशिपमेंट के ज़रिए जा रहे होंगे तो उनके बारे में बताया जाएगा। ट्रांसशिपमेंट का मतलब है माल तिजारत अपनी मंजिल से पहले किसी और पोर्ट से किसी दूसरे जहाज़ में मुंतकिल होंगे। मसलन कराची से 2 कंटेनर पर मुश्तमिल एक शिपमेंट जर्मनी के शहर कोलोन जा रही है, मगर दुबई से उसे एक और दूसरे जहाज़ में मुंतकिल कर दिया जाएगा जो कि श्रीलंका से दुबई के रास्ते कोलोन पहुंचेगा। उसके बाद जिस तारीख को कंटेनर वेसल या बहरी जहाज़ पर रख दिया जाता है तो फिर उसे कहते हैं शिप ऑन बोर्ड, या फिर इसका एक दूसरा नाम भी है क्लीन शिप एंड बोर्ड। अब बहुत मुमकिन है कि बिल ऑफ लेडिंग और शिप ऑन बोर्ड दोनों की एक ही तारीख हो और यह भी हो सकती है कि दोनों तारीखों में फ़र्क हो, मगर याद रखने की बात है कि हमेशा शिप्ड ऑन बोर्ड की तारीख या तो बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल की तारीख के बराबर होगी या फिर शिप्ड ऑन बोर्ड की तारीख बिल ऑफ लेडिंग की तारीख के बाद की होगी। शिप्ड ऑन बोर्ड की मोहर और तारीख के साथ शिपिंग एजेंट दस्तखत करेगा और ओरिजिनल या असल दस्तावेज़ात को जारी कर देगा। ज़रूरत के तहत दरख्वास्त पर वो इसकी कापियाँ भी जारी करता है जिसे नॉन निगोशिएबल बिल ऑफ लेडिंग कहते हैं और जिसका मकसद सिर्फ इतला करना है। अब अगर माल तिजारत बहरी रास्ते के बजाय हवाई जहाज़ या बाई एयर भेजा जा रहा होगा तो फिर ऐसी सूरत में एयरवे बिल जारी होगा जो कि एयरपोर्ट पर कार्गो हैंडलिंग से मुंसलिक हवाई जहाज़ का मुजायज़ नुमाइंदा जारी करता है और वहाँ भी इसी तरह से शिप ऑन बोर्ड की सनद जारी होती है। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात समझने की है कि ये दस्तावेज़ जिसके हक़ में जारी हुआ होगा लाजमी है वही इस दस्तावेज़ की असल सनद या निगोशिएबल कॉपी पेश करेगा और उसी को ही माल तिजारत या शिपमेंट का कंटेनर हवाले किया जाएगा। अलबत्ता ये भी ऐन मुमकिन है कि जिसके हक़ में ये दस्तावेज़ जारी हुआ हो वो इसे अपने नुमाइंदे या किसी और के हक़ में दस्तबरदार हो जाए या फिर इस शिपमेंट को मज़ीद किसी और को फ़रोख्त कर दे या फिर दूसरा या तीसरा शख्स या पार्टी कंटेनर वसूल कर ले। दरअसल में बैंकों के मामला में कुछ ऐसा ही होता है क्योंकि LC की शिपमेंट जब निगोशिएटिंग बैंक में परचेज या FBP होती है तो बिल ऑफ लेडिंग निगोशिएटिंग बैंक के हक़ में जारी होता है और इस दस्तावेज़ पर कुछ फिर इस तरह से एक इबारत दर्ज होती है टू द ऑर्डर ऑफ हबीब बैंक लिमिटेड। उसके बाद जब ये BL दीगर शिपिंग दस्तावेज़ात के साथ हबीब बैंक लिमिटेड में परचेज होंगे तो फिर कंसाइनिंग पार्टी या LC जारी करने वाले बैंक के हक़ में BL की तौसीक या इंडोज कर दी जाएगी। इस बिल ऑफ लेडिंग की पुश्त पर हबीब बैंक लिमिटेड एक मोहर लगाएगा जिसे उस बैंक के 2 अफसरान दस्तखत करेंगे और फिर वहाँ ये दर्ज होगा टू डिलीवर द गुड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ फलां बैंक या फलां पार्टी जो भी। इसका आसान उर्दू तर्जमा है कि फलां बैंक या फलां पार्टी को माल या शिपमेंट या गुड्स हवाले किए जाते हैं।
बिल ऑफ लीडिंग और एयरवे बिल का चैप्टर वैसे तो काफ़ी वसी है और हम बस इस मुख्तसर से तारुफ के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ है और ओरिजिनल से निकला है। इसका लफ्ज़ी मतलब है असल। एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में इसके मायने हैं शिपमेंट या माल असल में कहाँ का तैयार करता है। इसे हम यूँ भी समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कराची के एक एक्सपोर्टर ने चीन की एक पार्टी से माल तैयार करवाया है और फिर उसे अमेरिका के एक दूसरी पार्टी को फ़रोख्त करने जा। लिहाजा हकीकत फिर यही है कि चाइना का तैयार करदा माल है और फ़रोख्त करने वाला पाकिस्तानी है। अब यहाँ अमेरिकन पार्टी का मौक़िफ़ है कि अगर चीन का ही तैयार करदा माल है तो फिर वो डायरेक्ट चाइना से ही क्यों ना ख़रीद ले। इस तरह बीच में पाकिस्तान कराची की पार्टी की शमूलियत की फिर क्या ज़रूरत है। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज़ाद तिजारती मामलात अगरचे ममनू नहीं हैं तो फिर रुके हुए या पाबंदी की ज़द में ज़रूर हैं। ऐसे में पाकिस्तानी ताजर दुबई के किसी मकामी ताजर की तवस्सुत से भारतीय अशिया मंगवाते हैं जो कि फिर ये तिजारत पाकिस्तान और अरब अमारात के दरमियान शुमार होती है। तो फिर ऐसी शिपमेंट दरअसल में इंडियन है मगर दुबई के रास्ते पाकिस्तान आ रही है। अब अगर इंपोर्टर अपने एक्सपोर्टर से ये शर्त बनवा ले कि उसे जो कुछ भी शिपमेंट भेजी जाएगी वो मकामी तौर पर तैयार करदा होगी तो ऐसी सूरत में एक्सपोर्टर को सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मुहैया करना होगा। ज़्यादातर ममालिक में ये सर्टिफिकेट वहाँ की चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जारी होता है। अलबत्ता पाकिस्तान में ये इख्तियार हुकूमत पाकिस्तान ने वजारत तिजारत या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को दिया है और वहाँ के मकामी दफ्तर से ये सर्टिफिकेट एक मुनासिब फ़ीस के एवज 3 काम वाले दिनों में जारी कर दिया जाता है। अमूमी हालात में ये 2 तरह के सर्टिफिकेट होते हैं जिन्हें ऑर्डिनरी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और प्रिफरेंशियल सर्टिफिकेट कहा जाता है। दोनों में फ़र्क ये है कि ऑर्डिनरी सर्टिफिकेट आम हालात में दुनिया के हर मुल्क और हर इलाके के लिए काबिल कबूल होता है। अलबत्ता प्रिफरेंशियल सर्टिफिकेट मखसूस हालात और मखसूस इलाकों के लिए जारी किया जाता है। अमूमन इस तरह के इलाके जहाँ बैनुल-अक़वामी तिजारत में टैक्स टैरिफ में रियायत लेना मकसूद होता है या जहाँ तिजारत में फ़ौक़ियत दी जाती है जैसा कि आसियान ममालिक का जोन वगैरह। अगले मरहले में इंश्योरेंस सर्टिफिकेट को देखते हैं। दोस्तों आप सब ने ब्लैंकेट इंश्योरेंस अरेंजमेंट का ज़रूर नाम सुना होगा, जानते भी होंगे। अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस इंश्योरेंस के मौजू पर सिलसिलावार प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। दरअसल में ब्लैंकेट इंश्योरेंस की मद में एक बंदोबस्त का नाम है जिसमें किसी ख़ास किस्म के माल या प्रॉपर्टीज़ को मुख्तलिफ और मुतफर्रिक नौइयत पर डिमांड या तलब पर इंश्योरेंस कवरेज लिया जाता है। इसमें प्रीमियम के अदायगियों का एक मुआहदा होता है और फ़रीक़ैन को इस मुआहदे के तहत अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। फ़र्ज़ कर लें गारमेंट्स या एक्सपोर्ट तैयार करने वाली एक फैक्ट्री में हर वक्त पैदावारी अमल जारी रहता है और गोदाम से लेकर मार्केट में सप्लाई तक स्टॉक या मुतहर्रिक प्रॉपर्टी को इंश्योरेंस से कवर किया जाता है और ऐसा फिर सारी दुनिया के ममालिक में होता है। अलबत्ता पाकिस्तान में मकामी सतह पर इंश्योरेंस के मामलात और मार्केट काफ़ी कमज़ोर है या यूँ समझ लें कि लोग इंश्योरेंस की तरफ ज़रा कम ही माइल होते हैं। बहरहाल दुनिया भर में इंश्योरेंस के कानून काफ़ी सख्त हैं और आम आवाम इन पर अमल भी करते हैं। किसी भी किस्म की कोई भी गाड़ी उस वक्त तक रोड पे नहीं आ सकती जब तक कि उसकी इंश्योरेंस ना हो चुकी हो। मकानात हों या फैक्ट्री या किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी, उन सब की इंश्योरेंस करवाना मालिकान की जिम्मेदारी होती है। ज़्यादा दूर नहीं, अमारात और दुबई को ही देख लीजिए, रोड पर कोई एक गाड़ी भी ऐसी नज़र नहीं आएगी जो इंश्योर्ड ना हो। लिहाजा बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत भी ज़रूरी होता है और इम्पोर्टर की तरफ से भी डिमांड होती है कि शिपमेंट को पोर्ट से उसके गोदाम तक या फिर कम से कम पोर्ट से पोर्ट तक ज़रूर इंश्योरेंस की कवरेज दी जाए और ये बात एलसी में भी लिख दी जाती है। लिहाजा जब पोर्ट पर शिपमेंट शिपिंग कंपनी के नुमाइंदे के हवाले किया जाता है तो उसके साथ ही इंश्योरेंस कंपनी को भी मुत्तला कर दिया जाता है जो कि फौरी तौर पर मुआयना करके एक सर्टिफिकेट जारी करता है और पोर्ट से पोर्ट या इम्पोर्टर के गोदाम तक शिपमेंट मुकम्मल तौर पर इंश्योर्ड है जैसा कि ब्लैंकेट इंश्योरेंस में मुआहदा तयशुदा है। यह सर्टिफिकेट फिर शिपमेंट के दीगर दस्तावेजात के साथ बैंक में जमा करवा दी जाती है। इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट इम्पोर्टर या ख़रीदार की तरफ से एक ये भी डिमांड रखी जाती है कि फाइनल शिपमेंट को कंटेनर में लोड करते वक्त थर्ड पार्टी से मुआयना करवाया जाए
और उससे तस्दीकी सनद वसूल करके शिपमेंट के दस्तावेजात के साथ मुहैया की जाए। इस काम के लिए दुनिया के हर मुल्क में कुछ ऐसी कंपनियां या फर्म्स होती हैं जो कि ये काम करती हैं। हमारे यहाँ मकामी सतह पर पाकिस्तान बैंकर्स एसोसिएशन से लाइसेंस याफ्ता इस तरह की कंपनियां और फर्म्स हैं जिनकी बाकायदा हर साल रेटिंग होती है। अब किस मुआयनाकार कंपनी या फर्म से शिपमेंट की इंस्पेक्शन करवानी है, यह फैसला इंपोर्टर या ख़रीदार करता है। अलबत्ता इन कंपनियों की सर्विसेज फीस एक्सपोर्टर अदा करता है, जो कि नहायत ही मुनासिब या वाजिबी सी होती है। एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के दरमियान माल तिजारत के मेयार पर पैदा होने वाले इख्तलाफात को रोकने की खातिर ये दस्तावेज़ नहायत ही अहम और ज़रूरी समझी जाती है। उसके बाद हेल्थ सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट उमूमी हालात में उन इक़साम की शिपमेंट में इंपोर्टर की तरफ से डिमांड किया जाता है जो कि इंसानी खुराक के तौर पे इस्तेमाल होने वाली शिपमेंट होती है। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी होता है कि दुनिया भर के ममालिक इस बात को यकीनी बनाते हैं कि इंसानी खुराक की मद में जो भी शिपमेंट उनके मुल्क में दरामद की जाए वह महफूज हो। इस किस्म की शिपमेंट में मौसमी फल, सब्जियाँ, हर तरह का गोश्त, पोल्ट्री के आइटम्स, मछली और दीगर समुद्री खुराक और ज़िंदा जानवर जो कि इंसानी खुराक के लिए दरामद किए जाते हैं। इस सर्टिफिकेट में इस बात की सनद दी जाती है कि शिपमेंट मुकम्मल तौर पे जरासीम, वायरस और पिस्सू वगैरह से महफूज है। इंपोर्टर की तरफ से ख़ास तौर पे अगर इस बात की शर्त ना रखी जाए कि इस सर्टिफिकेट को कौन जारी कर सकता है, तो फिर अमूमी हालात में हुकूमत पाकिस्तान के वफाकी वजारत सेहत से ये सर्टिफिकेट जारी होता है, वरना दीगर लेबॉर्ट्रीज और निजी इदारे भी फिर ये काम कर रहे होते हैं। फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा अहमियत का इतना हामिल नहीं है, अलबत्ता शिपमेंट में किसी किस्म के पौधे या फूल वगैरह एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो फिर इसकी ज़रूरत हो सकती है, जिसमें इस बात की सनद दी जाती है कि इन पौधों और फूलों में किसी किस्म के कीड़े या मक्खी या फिर या उनके अंडे नहीं हैं। गैर मुल्की एम्बेसीज़ का लीगलाइज सर्टिफिकेट। चंद ख़ास सियासी और माशरती मुल्की हालात के पेश नज़र कुछ ममालिक इस किस्म की पाबंदी आयद करते हैं कि उनके ममालिक में जो भी शिपमेंट दरामद होगी उनके दस्तावेज़ात की कानूनी होने की सनद उस मुल्क के बैरूनी मुल्क एम्बेसी से सर्टिफिकेट के तहत हासिल करना होगा। अमूमन इस किस्म के सर्टिफिकेट इंसानी खुराक से मुतालिक शिपमेंट में देखे जाते हैं। क्लीन नेस्ट सर्टिफिकेट। इस किस्म का सर्टिफिकेट वेसल या बहरी जहाज़ का कैप्टन जारी करता है। यह सर्टिफिकेट अमूमी तौर पे ऐसे मायात या लिक्विड पर मुश्तमिल शिपमेंट के लिए जारी होते हैं जो कि इंसानी खुराक के तौर पे इस्तेमाल होती हैं या फिर हो सकती हैं। मसलन खाने पकाने का तेल, एडिबल ऑयल, इसी तरह से गन्ने के रस से बचा हुआ मोलासेस जिससे बाद में फिर अल्कोहल तैयार किया जाता है। दरअसल में इस तरह की शिपमेंट कंटेनर में तो एक्सपोर्ट होती नहीं है, बल्कि इसके लिए बहरी जहाज़ों में ख़ास किस्म के टैंक्स तैयार किए जाते हैं और फिर वो बल्क में भरे जाते हैं। अब बहरी जहाज़ का कैप्टन इस बात की सनद जारी करता है कि उसके जहाज़ के टैंकों में शिपमेंट यानी खाने पकाने का तेल भरे जाने से कबल उसकी ज़ाती निगरानी में मुकम्मल तौर पर सफाई हुई थी। हिलाल फूड सर्टिफिकेट। मुस्लिम ममालिक और ऐसे ममालिक जहाँ मुस्लिम आबादी की अक्सरियत है वहाँ हलाल खुराक की दरामद को यकीनी बनाने की खातिर इस किस्म के सर्टिफिकेट तलब किया जाता है। अमूमी तौर पर यह हिलाल जानवर के ज़िबा शुदा गोश्त से मुताल्लिक होता है। इसके अलावा ऐसे तैयार शुदा अशिया जिनमें मुस्लिम शरीयती अहकामात के तहत हराम खुराक वाली अशिया की मिलावट से रोकना मतलूब है। अब यहाँ हम इस पर मज़ीद बात करना नहीं चाहेंगे। क्वालिटी सर्टिफिकेट। माल तिजारत का मेयार, क्वालिटी या बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स। दोस्तों, हम याद दिलाना चाहते हैं कि इस सिलसिले में हमने एक तफसीली वीडियो नंबर 15 कुछ अर्से पहले ही अपलोड की थी जो कि ISO 9001 और 2015 से मुताल्लिक थी। इस किस्म के दस्तावेज़ात हुकूमत पाकिस्तान से एफिलेटेड चंद इदारे जारी करते हैं जैसे कि समेडा वगैरह। इसमें शिपमेंट पर मुश्तमिल माल के मेयार के हवाले से एक सनद जारी की जाती है। फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट। हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा या लाइसेंस याफ्ता ऐसी कंपनियां और फर्म्स ये सर्टिफिकेट जारी करती हैं जो कि इस बात की यकीन दहानी होती है कि कंटेनर्स में शिपमेंट लोड करते वक्त उस पर दरकार अद्वियात का मुनासिब छिड़काव किया गया है। यह अमूमन अनाज और फसलों से मुताल्लिक होता है जैसे कि गंदम या चावल या चना वगैरह। इसके अलावा इस्तेमाल शुदा अशिया की दरामद पर भी
जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव लाजमी होता है, जैसा कि लंडे के कपड़े और दीगर इस्तेमाल शुदा चीज़ें। बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर इसका दूसरा नाम ड्राफ्ट, यह एक किस्म का तहरीरी रुका है जिसमें गैर मशरूत तौर पे एक शख्स दूसरे शख्स से अदायगी का मुतालबा करता है या फिर एक मखसूस मुद्दत के बाद रकम का तकाजा होता है। इस दस्तावेज को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन नंबर 5 से कानूनी हैसियत मिलती है और वहाँ इसकी तारीफ भी रखी हुई है। बनावटी एतबार से बिल ऑफ एक्सचेंज या ड्राफ्ट बैंक के चेक की मानद होते हैं, जो कि बेयरर भी होते हैं। तो दोस्तों, हमने आज फिर एलसी से मुंसलिक कुछ ख़ास और अहम दस्तावेज़ात को देख लिया और इस पर मुनासिब गुफ्तगू भी की। इन सब के अलावा भी और काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि मौके और मुनासबत के हवाले से सामने आते रहते हैं। हमारी आने वाली अगली वीडियो इंशाल्लाह एलसी के बनावट पर होगी, जिसमें हम एलसी को पढ़ना और इसमें दर्ज मखसूस इबारतों और अल्फाजों के मायने और मतलब पर वजाहत करेंगे। इसके अलावा स्विफ्ट कोड्स जो कि MT 700 के हदूद में आते हैं, उनको भी देखेंगे। अब अगर आप एक अच्छे और कामयाब एक्सपोर्टर या इंपोर्टर बनना चाहते हैं तो हमारे ये सिलसिलेवार वीडियोस हरगिज़ नज़रअंदाज मत करें। आज तक बस इतना मुनासिब। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ अनकरीब। अब इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।